हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर 5 चल रहा है योजरेखित पथ पर गति। और इस चैप्टर में हमने आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के बारे में, दूरी के बारे में, वेग के बारे में पढ़ाया था। और गति के समीकरण आपको करा दिए गए। गति के 3 समीकरण आपके होते हैं, पहला समीकरण, दूसरा और तीसरा। दोनों को हमने तीनों को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करा दिया है और मैथमेटिकली मेथड से सोल्व करा दिया है। आज इस चैप्टर की आपकी लास्ट वीडियो है। ये चैप्टर यहाँ पर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात ये होती है कि जो हमने गति के समीकरण पढ़े हैं, तो उन गति के समीकरणों के लिए हमने पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसकी गति में अगर त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण, तब हम गति के समीकरण अप्लाई करते हैं। त्वरण अगर है तो गति के समीकरण लगते हैं, अगर त्वरण नहीं है तो फिर चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बात ध्यान रखने की है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब लेकिन अगर किसी वस्तु की गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होती हो, जैसे कि मान ले ये वस्तु है हमारी, इसे मैं छोड़ दूँ तो नीचे की ओर गति करेगी। और जब किसी वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्व होता है, उसके रेफरेंस में वस्तु की गति होती है। उस टाइम पर वस्तु की गति में जो त्वरण आता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, स्मॉल जी कहलाता है। और इस गति को मुक्त पथ की गति या गुरुत्व के अंतर्गति कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि गुरुत्व के अंतर्गत जो वस्तु की गति होती है वो किस तरह से होती है। गुरुत्व के अंतर्गत वस्तु की गति होती है तो वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए वस्तु ये है, यहाँ पर सपोज दैट ये आपका धरातल है, वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करे या नीचे से ऊपर की ओर गति करे, ये जो आपकी दूरी होती है इसे हम ऊंचाई बोलेंगे। यानी कि जहां जहां भी एस होगा समीकरण में, वहां पर हम क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे। ये चेंज करेंगे पहला। तो दूसरा, वस्तु की गति में जो त्वरण होता है ए बराबर, वहां पर हम जी लिख देंगे। ए बराबर क्या लिख देंगे? हम जी लिख देंगे। बट एक कंडीशन होती है इसमें कि वस्तु की गति ऊपर को भी हो सकती है और वस्तु की गति नीचे को भी हो सकती है। त्वरण जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कहाँ को कार्य करता है? हमेशा नीचे की ओर। तो बात को सुनिए, अगर वस्तु की गति नीचे की ओर हो रही है तो तब हम गुरुत्वीय त्वरण को प्लस का जी काउंट करेंगे, क्योंकि वो जी की गति में, जी की दिशा में गति हो रही है। और अगर वस्तु की गति ऊपर की ओर हो रही है तब हम ए की जगह माइनस का जी काउंट करेंगे, क्योंकि त्वरण सदिश राशि है और ये गति जो हो रही है आपकी ऊपर की ओर वो त्वरण की विपरीत दिशा में हो रही है। त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगता है और आपने गति कहाँ की ओर कराई? ऊपर की ओर। तो अपोजिट दिशा होने के कारण वहां पर आप ए की जगह माइनस का जी यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो गुरुत्व के अंतर्गत गति होती है वो दो प्रकार से होगी। नंबर एक क्या होता है कि जब वस्तु नीचे की ओर गतिशील हो, नीचे की ओर गतिशील हो। तो स्टूडेंट अगर नीचे की ओर गतिशील होगा तो वही मैंने आपको बताया है, एस की जगह तो हमेशा एच ले लेंगे और जो आपका नीचे की ओर है तो ए की जगह प्लस का जी लेने पर आपके गति के समीकरण बन जाएंगे और 3 ही समीकरण बनेंगे। पहला समीकरण बनाइए, बताओ क्या होता है? अंतिम वेग v बराबर u प्लस ए की जगह क्या ले लेंगे बताओ? g और इंटू में t। ये पहला समीकरण बन गया। क्योंकि गति के आपके 3 समीकरण होते हैं, मैं आपको पहले रिमाइंड करा दूं। v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण, s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाता है। चलिए सेकंड इक्वेशन लिखवाइए। s की जगह बताओ क्या लिखेंगे? h, u का u, t का t प्लस 1/2 की जगह 1/2, a की जगह g और इनटू में t स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन होगी। तीसरा इक्वेशन बनवाइए। यहां से देखिए v स्क्वायर नुक्कड़ हुई, u स्क्वायर भी यूं का यूं ही प्लस 2 a की जगह g और s की जगह क्या लिख देंगे? h। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाता है। ये इक्वेशन हम तब लगाएंगे जब वस्तु की गति नीचे की ओर हो रही है, ठीक। सेकंड, अगर वस्तु की गति ऊपर की ओर हो, जब वस्तु नीचे की ओर की बजाय बल्कि ऊपर की ओर गतिशील हो,
ऊपर की ओर गतिशील हो। अगर ये कंडीशन आती है कि वस्तु ऊपर की ओर गतिशील है तो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो गति के समीकरण बदल जाएंगे। s की जगह तो हमेशा h ही लेंगे, लेकिन a की जगह माइनस का g ले लेंगे, यानी कि जहां जहां आपका प्लस आ रहा है वहां सब जगह आपका क्या आ जाएगा, माइनस। चलिए पहला समीकरण लिखवाइए, बताओ क्या हो जाएगा, v बराबर u, ये प्लस लिखूंगा लेकिन माइनस का जी आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस जी टी, पहला इक्वेशन। दूसरा बनाइए, s की जगह h बराबर यू टी, यहाँ भी माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन बनाइए, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, माइनस आ जाएगा, ये माइनस का जी हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। क्लियर भाई? तो आप ये समीकरण यूज करेंगे जब वस्तु की गति गुरुत्व के अंतर्गत होगी, नीचे की ओर हो चाहे ऊपर की ओर। क्लियर हो गया? अब इसका आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, और वो होता है आपका आपेक्षिक वेग, रिलेटिव मोशन। ठीक, इसमें देखिए आपेक्षिक वेग में आप क्या पढ़ेंगे, समझिए बात को। आप भी गतिशील हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपका फ्रेंड भी मोटरसाइकिल चला रहा है, दोनों मान लीजिए एक तरफ चल रहे हैं। आपकी फ्रेंड की मोटरसाइकिल तेज चल रही है, सपोज दैट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, आपकी जो मोटरसाइकिल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी डायरेक्शन में चल रही है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो उसकी मोटरसाइकिल 50 है और आपकी 30 है एक्चुअल में, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ ही आगे गया, आपसे थोड़ा बहुत ही आगे है। आपके हिसाब से अगर उसे देखा जाएगा, आप देखोगे तो आपको लगेगा बस 20 किलोमीटर आगे पकड़ लेता हूं मैं उसे। तो वहां पर क्या होता है, आप एक आभासी वेग काउंट करते हैं, आभास होता है केवल आपको, क्योंकि 30 तो आप भी चल रहे हैं, 50 में चल रहा, तो 30 वो घट के कितना दिखाई देगा आपको, 20। तो आपको ऐसा लगता है कि वो 20 किलोमीटर के हिसाब से आगे चल रहा है। इसी तरह अगर आपके फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और आप इधर डायरेक्शन में हो, तो तब आपको ऐसा लगता है कि अरे बहुत दूर चला गया, क्योंकि वो भी आपसे दूर चले गए और आप भी उस डायरेक्शन में दूर चले गए, तो डबल डबल काम हो रहा है। इसलिए वहां पर आभास ऐसा होता है कि वो 80 किलोमीटर से जा रहा है प्रति घंटा की रफ्तार से, जबकि ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये होगा कि जब दो वस्तुएं गतिशील होती है तो एक के सापेक्ष अगर हम दूसरे को देखते हैं, वेग को देखते हैं, उसके काउंट करते हैं, तो वो आभासी जो वेग फील करता है उसे हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। दोबारा सुन लेंगे, जब दो वस्तुएं आपकी गतिशील होती है तो एक गतिशील वस्तु के सापेक्ष जो दूसरी गतिशील वस्तु है उसका जो आभासी वेग है, जो हमें आभास होता है, उस वेग को हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? आपेक्षिक वेग को लिखने का तरीका होगा VAB लिखेंगे या VBA लिखेंगे। सपोज दैट दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु A है वो VA वेग से गतिशील है, सदिश रूप में ले रहा हूं मैं। दूसरी वस्तु B है वो VB वेग से गतिशील है, वो वस्तु B होगी। अगर मैं निकालता हूं A के सापेक्ष B का वेग निकालते हैं, चलिए A के सापेक्ष B का वेग निकालिए। तो देखो लिखने का तरीका क्या होगा, किसका वेग निकाल रहे, B का, तो B को पहले लिखूंगा VB और साथ में लिखूंगा A, ये तरीका होगा लिखने का। B का वेग A के सापेक्ष, और क्या करना होगा सदिश रूप में VB माइनस VA, हमेशा पहले के वेग में से दूसरे का वेग घटा देंगे। इसी तरह अगर आप लिखो B के सापेक्ष A का वेग, तो A का वेग अगर आप निकालते हो तो इसे लिखोगे VAB, A का वेग B के सापेक्ष, तो पहले में से दूसरे घटाएंगे हमेशा VA माइनस का VB, ये तो वेक्टर फॉर्म की बात होगी। एक्चुअली अब आपकी इसमें दो कंडीशन अराइज होती है, टू कंडीशन बनती है, जो जिससे हम ये पता लगाएंगे कि फॉर्मूला क्या बनेंगे। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो, एक ही दिशा में गतिशील हो। क्लियरली सुनिए इस बात को, ये वस्तु A है, VA वेग से गतिशील है, ये वस्तु आपकी B है, ये VB वेग से गतिशील है, एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर जब एक ही दिशा में है तो VAB आप निकालोगे तो लिखोगे VA माइनस VB, क्योंकि एक ही दिशा में है तो इसके वेग में से बड़े के छोटे का वेग घटाती है। दूसरा ये होता है कि वस्तुएं
विपरीत दिशा में गतिशील हो। देखिए अगर ये विपरीत दिशा में है तो आपको ऐसा आभास होगा, दिशा में ऐसा आभास होगा कि बहुत ज्यादा वेग हो गया है, क्योंकि अपोजिट में है। एक वस्तु तो इधर को गतिशील हो रही va वेग से और दूसरी वस्तु इधर को गतिशील हो रही vb वेग से। तो तब अगर आपको vab निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना दोनों के वेग को जोड़ देंगे va प्लस vb। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, केयरफुली समझेंगे। इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।